अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम कंपेटिटर सिलेक्शन की बात करेंगे। देखिए, जब हम अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च करते हैं अमेज़ोन पे, हमने कोई भी चीज़ जब बेचनी है, अपना ब्रांड बनाना है, तो हम स्क्रैच से शुरू करेंगे, ज़ीरो से। हमारी कोई सेल्स नहीं होती शुरू में, ठीक है। हम ज़ीरो से नई प्रोडक्ट बेचने लगते हैं। तो जब हम बेचने लगते हैं उससे पहले हम किसी एक बंदे को आइडियलाइज़ करेंगे अपने बजट के हिसाब से, कि हमारे पास कितने पैसे हैं और हमने कितने पैसे बिज़नेस पे लगाने हैं। उसके हिसाब से हमने एक ऐसा बंदा जो कि पहले से वहाँ बेच रहा है और वो फर्स्ट पेज पे है, ठीक है, वो रैंक होके फर्स्ट पेज पे बैठा हुआ है, उसको हमने अपना कंपेटिटर चूज़ करना है और उसके फुटप्रिंट्स पे चलना है। उसकी जितनी सेल्स होंगी डेली बेसिस पे, हमने भी उसी की सेल्स को कॉपी करने की कोशिश करनी है, ठीक है। वो कॉपी कैसे करेंगे? कॉपी करने का मतलब है, अगर उसके डेली के 10 पीस बिक रहे हैं, हम भी कोशिश करेंगे हमारे भी डे वन से 10 पीस डेली बिकें, ठीक है। उसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे रैंकिंग जब पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप यही समझें कि हमने एक कंपेटिटर चूज़ करना है जिसको देखते हुए हमने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है और रैंक करके फर्स्ट पेज पे पहुंचना है, ठीक है। तो कंपेटिटर चूज़ करने से पहले उसके कुछ क्राइटेरिया है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, जब हम प्रोडक्ट रिसर्च में हैं, तो जब हम कोई प्रोडक्ट फाइनलाइज करेंगे, ठीक है, हमने फाइनलाइज इस तरह से करनी है कि उसका डेटा जो है वो हमने एवेलुएट करना है और अपने जो क्राइटेरिया है उसके मुताबिक देखना है। जब हम क्राइटेरिया देख लेंगे, चेक कर लेंगे और फाइनली हम कोई प्रोडक्ट फाइनलाइज कर लेंगे कि हमने यही प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो फिर आपको जो भी लोग बैठे हुए हैं फर्स्ट पेज पे बेच रहे हैं, उनमें से किसी एक ही प्रोडक्ट को कॉपी करना है। मतलब आप डिसीजन लेंगे कि आप किस तरह की प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं। कुछ डिज़ाइन की वेरिएशंस होती हैं, कोई पैक की वेरिएशन भी डाल के बैठे होते हैं। तो हमने कौन सा पैक बेचना है और कौन सा डिज़ाइन बेचना है, ये हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। जब हम ये डिसाइड कर लेंगे तो उसके बाद जो है पेटेंट वगैरह चेक होता है। तो जब हम ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि किसकी प्रोडक्ट बेचनी है, उसमें हम अपने बजट को मलहूज़े खातर नहीं रखेंगे। कोई भी बंदा जो कि फर्स्ट पेज पे बैठा हुआ है, चाहे वो हमारी अप्रोच से बाहर है, टॉप सेलर है, हम उसकी प्रोडक्ट को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए आप किसी भी सेलर की प्रोडक्ट कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी होगा कि वो पेटेंट ना हो, तो वो भी हमने आगे डिस्कस करना है। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन किसी भी सेलर की हम कर सकते हैं, किसी भी जो ऑलरेडी सेलिंग कर रहा है उसकी प्रोडक्ट को कॉपी किया जा सकता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन जो है, अच्छा, तो प्रोडक्ट की बात हो गई कि आप किसी भी सेलर की प्रोडक्ट को कॉपी कर सकते हैं, चाहे वो टॉप सेलर है, ठीक है, और हमारा बजट उसके मुताबिक नहीं है, फिर भी हम उसकी प्रोडक्ट को कॉपी ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉपी करने में हमें किसी की भी बजट की ज़रूरत नहीं है, हम किसी की भी प्रोडक्ट को कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है कि हमने एक कंपेटिटर ऐसा चूज़ करना जो कि हमारे बजट के मुताबिक हो, जिसको हम अपने बजट में रहते हुए compete कर सकें, उसकी सेल्स को, उसके मंथली रेवेन्यू को, ठीक है। तो उसके लिए जो कंपेटिटर है उसकी अब हम बात करेंगे। तो उसके लिए है कि उसके पास जो नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ है ना वो लेस हों, जितने थोड़े हों उतना बेहतर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं? 500, और ये बहुत ही ज़्यादा हैं। अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है, फिर ऐसे बंदे को हम कंपेटिटर बनाएंगे। अच्छा खासा बजट मतलब 25-30 हज़ार डॉलर हैं, फिर हम आप 500 वाले बंदे को अपना कंपेटिटर बना रहे हैं जिसके रिव्यूज़ 500 हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास बजट थोड़ा है तो फिर कोशिश करें कि आपका कंपेटिटर थोड़े रिव्यूज़ वाला हो। थोड़े रिव्यूज़ कितने हों? 100-150 रिव्यूज़, 200 रिव्यूज़, 250 रिव्यूज़, इतने रिव्यूज़ हों,
ठीक है, क्योंकि हमने compete करना है, हमने उसके लेवल पे पहुंचना है। तो अगर वो बहुत आगे होगा तो हमें पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है। दूसरी बात है कि हिज लिस्टिंग एज शुड बी 6 मंथ ओल्ड एट लीस्ट। उसकी जो लिस्टिंग है ना, कम से कम 6 महीने पुरानी हो। ठीक है, कम से कम 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। आप डेट फर्स्ट अवेलेबल वाला कॉलम देखते हैं, वहां से पता चल जाता है कि कितनी पुरानी है लिस्ट। अब इसमें 6 मंथ का मतलब ये नहीं है कि 6 मंथ ही ज़रूरी हो, 5 मंथ वाला भी अगर आपको मिल जाए, लेकिन वो अच्छे BSR के साथ बैठा हो, उसका रैंकिंग उसकी अच्छी हो, BSR जो है वो 2000 से नीचे हो, तो आप उसको भी कंपेटिटर बना सकते हैं। ठीक है। तीसरे नंबर पे है रेवेन्यू ऑफ द कंपेटिटर शुड बी अकॉर्डिंग टू आवर बजट। तो यही तो वो बात है जिसके मुताबिक हमने अपना कंपेटिटर चूज़ करना है। तो हमारे बजट के मुताबिक उसका रेवेन्यू होना चाहिए। तो वो कैसे पता चलेगा, इसी की अब हम बात करते हैं कि आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मेरे पास बजट है $10,000 का। ठीक है, और मुझे एक प्रोडक्ट फाइंड करके दो USA की मार्केट में। आप कहते हैं जी ठीक है मैं कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है, $10,000 को यहाँ डालें बजट वाली जगह पे, और उसको मल्टीप्लाई कर दें 0.7 से। मीन्स कि उसका 70%, उसका 70% आ जाएगा वो रेवेन्यू जो जिसको आपने टारगेट करना है। तो टारगेट रेवेन्यू क्या होगा, $7,000। ठीक है, जो भी बजट आपको बताया जाए उसका 70% आपने टारगेट करना है अपने कंपेटिटर के रेवेन्यू को। ठीक है, मतलब आपने देखना है कि कौन से कंपेटिटर का रेवेन्यू जो है वो 7,000 के करीब है। अब ज़रूरी नहीं कि 7,000 फिक्स नंबर है, इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। ऊपर जाने की बजाय नीचे जाना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अगर 7,000 की बजाय आप 6,000 या 6,500 वाला चूज़ करते हैं, वो तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप 8,000 वाला करें। ठीक है, 8,000 वाला जब कर लेंगे, लॉन्च हम उसके साथ भी कर सकते हैं, लेकिन हम तंग होंगे, हमारे पास मनी की शॉर्टेज हो सकती है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर अपनी कंपेटिटर सिलेक्शन देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है ये जंगल स्काउट की स्क्रीन पे, ये मंथली रेवेन्यू वाला कॉलम। ठीक है, अभी मैंने जो बजट बताया, मैंने कहा जी $10,000 मेरे पास बजट है, आप मुझे कोई प्रोडक्ट हंट करके दें जो कि मैं इस बजट में लॉन्च कर सकूं USA की मार्केट में। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो अब आपने कोई भी प्रोडक्ट फाइंड की, उसका कीवर्ड सर्च किया, उसके बाद उसका एनालिसिस कर रहे हैं। अब आप एनालिसिस करते वक्त आप अपना कंपेटिटर भी देख लेंगे शुरू में ही, कि क्या आप इस जो प्रोडक्ट है उसको लॉन्च भी कर सकते हैं या नहीं। तो बजट आपको बताया गया 10,000 है, 10,000 का 70% 7,000 हो गया। अच्छा जी, अब देखें कि 7,000 के करीब कोई ऐसा कंपेटिटर है जिसके रिव्यूज़ भी कम हो और लिस्टिंग जो है वो थोड़ी पुरानी भी हो। तो देखते हैं जी, पहला ये है 4,500, फिर ये 5,500, ये तकरीबन 8,000 है, ये 7,200 है, 7,200। ठीक है, तो ये तकरीबन हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक इसका जो रेवेन्यू है ना, ये 7,239, 7,239, ये वो बंदा है जिसको हम compete कर सकते हैं अपने इस बजट में। और इसके रिव्यूज़ कितने हैं, 41। रिव्यूज़ तो बहुत कम है, रिव्यूज़ वाइज तो सही है। ठीक है। अच्छा, अब इसका अब इसका आपने और क्या देखना है जी, अगर रिव्यूज़ इतने कम हैं तो लिस्टिंग तो नहीं हो गई है। ठीक है, आपने इसका BSR देखना साथ। BSR है ये तकरीबन 6,500, और जो टॉपर लोग बैठे हुए हैं उनका है तकरीबन लगभग है 400, 450, 300, 350 के करीब है, और ये 6,000 के साथ है। ठीक है। अच्छा जी, हम मज़ीद देखते हैं कि कोई और हमें मिल जाए जिसको हम अपना कंपेटिटर बना सकें। अच्छा, इस अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, ये 7,915 और 7,239, ये दोनों जो लोग हैं,
इन दोनों में से इसका रेवेन्यू हमें बहुत सूट कर रहा है, ये नीचे वाले का। ऊपर वाले का थोड़ा सा हाई है, लेकिन हम ले सकते हैं उसको भी। अगर आप इन दोनों के BSR को देखें, रैंक को देखें, तो रैंकिंग में जो नीचे वाला है 7200 वाला, जिसके 41 रिव्यूज हैं, जस्ट 4 रिव्यूज का फर्क है, लेकिन रैंकिंग उसकी काफ़ी हाई है, और ये है अमेजोन। ठीक है, अमेजोन को हम अपना कंपेटिटर बना सकते हैं। तो ये अमेजोन है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और नीचे देखें जाके, ये 19,000 का रेवेन्यू है और 470 इसके रिव्यूज़ हैं, लेकिन रैंक कितना है? 6,800। तो रैंक में अभी ये इससे आगे निकल चुका है, ये 7200 वाला। तो इसका मतलब है कि 7200 वाले को हम अपना कंपेटिटर बना सकते हैं। उसकी पोजीशन इतनी बुरी नहीं है, अच्छी पोजीशन में है वो। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये चूज़ कर लिया कि ये 7200 वाला हमारा कंपेटिटर होगा। समझ आ गई है? अच्छा, अब हम दूसरी एग्जांपल पे आते हैं। अब मेरे पास एक क्लाइंट आता है, वो मुझे कहता है कि मेरा बजट है $20,000 और मुझे US में लॉन्च करनी है 20,000 के साथ। तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले तो मैं चेक करूँगा कि मुझे टारगेट किसको करना है, रेवेन्यू क्या होगा मेरा। ठीक है, तो 10,000 पे 7,000 था, 20,000 पे 14,000 हो जाएगा। सिंपल सी इसकी कैलकुलेशन, अगर आप कैलकुलेटर से करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जी, लिस्टिंग एज मेरे पास अब यहाँ पर शो नहीं हो रही, मैंने वो कॉलम हटाया हुआ है, तो मैंने उसको BSR को देख लिया। ठीक है, आप लिस्टिंग एज को भी देख लें, BSR को भी देख लें। तो अभी मेरे पास टारगेट रेवेन्यू है 14,000। तो अभी देखते हैं कि अपनी इस लिस्ट में 14,000 या उसके करीब कोई बंदा हमें नज़र आ जाए। तो 14,000 के करीब तो कोई बंदा भी नहीं है। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे? 14,000 से थोड़ा नीचे आ जाते हैं या ऊपर चले जाते हैं। ऊपर वाला भी कोई नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ एक ही है 19,000 वाला। ठीक है, उससे नीचे अगर आए तो अच्छा, इसमें अब हम कर ये सकते हैं कि ये जो लोग हैं ना, ये 8,000 वाला, ये 7200 वाला वही बंदा, और फिर ये जो हैं, ये नीचे एक बैठा हुआ है 7,899 वाला। ठीक है, यही हमारे कंपेटिटर इसमें भी हो सकते हैं। इस बजट में रहते हुए भी हम यही कंपेटिटर चूज कर सकते हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे? अब हम कहेंगे उसको कि हम अगर यही वाली प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो हम इतने बजट में लॉन्च कर लेंगे, बाकी आपका पैसा बैकअप में पड़ा होगा। ठीक है, बाकी पैसे को बैकअप में रख लें। लेकिन अगर वो एग्री नहीं करता, वो कहता नहीं ये तो थोड़ा रेवेन्यू, तो आपको प्रोडक्ट चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 20,000 के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बंदा भी नहीं है जिसको हम कम्पीट कर सकें इतने बजट में। ठीक है, या तो वो ऊपर वाले बैठे हैं या नीचे वाले हैं, 20,000 वाला कोई भी नहीं है। अच्छा, अगर हमारा बजट $30,000 होता है, तो उस केस में हमारे पास कंपेटिटर कौन होगा? तो ये 25,000 वाला भी हम कर सकते हैं 30 के अंदर रहते हुए। ठीक है, 30 में वैसे होना चाहिए 21 वाला। तो ये 25 वाले को हम करें तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए टफ, लेकिन इसमें मसला क्या आ गया? रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं इसके, तो हम इसको नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरा है ये 19,000 वाला, 19,000 वाला, तो इसको हम कर सकते हैं, 470 रिव्यूज़ हैं। तो बजट भी हमारा ज़्यादा है, तो 30,000 बजट जो है वो बहुत अच्छा बजट है। तो हम थोड़ा कंपटीशन में भी आ सकते हैं बजट ज़्यादा होने की वजह से। तो हमारा उस सूरत में ये वाला कंपेटिटर होगा। ठीक है, अगर हम इसी प्रोडक्ट को हम कहें कि मेरे पास $7-8 हज़ार है, मैंने इसी में लॉन्च करनी है, तो फिर भी हम इसको, जो नीचे ये बंदा बैठा है जो 4,000, 3,500, 4,000 का रेवेन्यू लेके आ रहा है, ये ऊपर भी बंदा बैठा है 4-4,500 का, तो इनको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो लिस्टिंग एज ये आपको देखनी है, और इनका BSR रैंक ज़रूर चेक करना। एक बंदा जिसका रैंक बहुत ही लो है, जैसे कि 20,000 है, इसको हम अपना कंपेटिटर नहीं बनाएंगे। ये तो अभी खुद भी रैंकिंग की स्टेज में है, ये खुद स्टेबल नहीं है। रैंक हम इसलिए चेक करते हैं कि वो बंदा खुद भी स्टेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम अभी उसको जो है टारगेट कर रहे हैं, हम उसको अपना कंपेटिटर बना रहे हैं, और वो खुद ही उसकी रैंकिंग ख़राब होगी और वो पीछे बैठा हुआ जाके।
ठीक है, तो हम अपना कंपेटिटर उसी को बनाएंगे जिसकी रैंकिंग कदरे स्टेबल होगी। अगर हमारे पास बजट ज़्यादा हो, सपोज कर लें कि 20,000 का था और हमने 14,000 वाले को अपना कंपेटिटर बनाना था फार्मूले के हिसाब से, तो हमें कोई बंदा मिला ही नहीं 14,000 वाला, हमने 8-9 हज़ार वाले को बना लिया। ठीक है, 8-9 हज़ार का मतलब ये है कि वो हमें कोई तकरीबन 13-14 हज़ार का बजट होगा, तो हम उसको इजीली जो है लॉन्च कर सकते हैं। बाकी का 5-6 हज़ार जो बच गया है वो हमारे लिए बैकअप बजट है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें अपनी एक्स्ट्रा इन्वेंट्री ख़रीद सकते हैं। नॉर्मली हम 4 मंथ की ख़रीदते हैं फर्स्ट टाइम में, तो हमारे पास अब गुंजाइश बच गई है, हम इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। ठीक है, या बैकअप पे रखें इन केस अगर आपकी ग्रोथ हो जाती है प्रोडक्ट की, तो आपको इन्वेंट्री लेने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि पैसा जो होता है अमेज़ोन हमें फ़ौरन नहीं दे देता। अमेज़ोन अपने पास हमारे पैसे रखेगा। ठीक है, अमेज़ोन भी रखेगा, सप्लायर के पास भी हमारा पैसा फंसा होता है, फिर सप्लायर के से जब इन्वेंट्री यूएसए में पहुंचाएंगे तो 2 महीने तो उसे चाहिए, तो समंदर में भी फिर रही होती है, तो हर जगह पे हमारा पैसा जो है फंस रहा होता है। इसलिए पीछे बैकअप पे कुछ पैसे पड़े होने ज़्यादा बेहतर है, सेफ साइड है। ठीक है, देखें जब हमने यहाँ पर प्रोडक्ट सिलेक्शन की, ठीक है, हमने एक प्रोडक्ट फाइनलाइज कर ली, उसके बाद हमने पेटेंट चेक करना है, सोर्सिंग में जाना है, सोर्सिंग करते करते आपको 2 महीने लग सकते हैं। ठीक है, महीना 1.5-2 महीने आपको सोर्सिंग सप्लायर फाइनलाइज करते भी लग सकते हैं, क्योंकि आपने सैंपल्स मंगवाने हैं, जिस मार्केट में बेच रहे हैं ना आपके जो कंपेटिटर हैं, जिसको आपने अपना कंपेटिटर बनाया है, उसकी प्रोडक्ट भी आपको चाहिए एनालिसिस करने के लिए। और आप चाइना से अगर आपका सप्लायर आपने शॉर्ट लिस्ट किए हैं, उनके सैंपल्स भी आपको चाहिए। ये सैंपल्स मंगवाने में इस चक्कर में ही आपके 15 दिन तो ऐसे ही लग जाएंगे। इससे पहले आपने रेट्स बनाने हैं, ये वो सैंपल्स आने के बाद भी कंफर्म नहीं है कि वही सप्लायर आपके साथ चलेंगे। आप अगर आपको प्रोडक्ट सही नहीं लगती, उनकी क्वालिटी लो है, तो आपको दोबारा से सोर्सिंग करनी है, मज़ीद सैंपल मंगवाने हैं, तो ये काम लंबा है। 1.5-2 महीने तो इसी चक्कर में लग जाएंगे। फिर इन्वेंट्री ऑर्डर करेंगे, 15-20 दिन लग सकते हैं आपकी प्रोडक्ट को, जो है ये मिनिमम टाइम है उसकी प्रोडक्शन में। ठीक है, उसके बाद जब प्रोडक्शन हो जाती है, आपकी पैकेजिंग होगी, हर चीज़ होगी, इंस्पेक्शन के बाद आप भेजेंगे, फिर 2 महीने लग जाएंगे। तो तकरीबन 5-6 महीने लग जाते हैं, 5 महीने आपकी प्रोडक्ट फाइनलाइज होने के बाद। ठीक है, उस वक्त तक आपका कंपेटिटर जो 200 रिव्यूज़ पे था, वो हो सकता है 400 रिव्यूज़ पे चला गया हो। ठीक है, और आपका उसका बीएसआर पहले से इम्प्रूव ही होगा। ज़्यादातर चांसेस यही है कि बीएसआर इम्प्रूव हो जाएगा, तो इम्प्रूव्ड बीएसआर ही हमें चाहिए। ठीक है ना, तो इससे ज़्यादा चांसेस हैं कि वो अपनी पोजीशन पे स्टेबल हो जाएगा। जी, न्यू कंपेटिटर भी आ जाएंगे, तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा ना, ये रुकने वाला तो नहीं है। वो वेट थोड़ा करेंगे कि आप लोग आ जाएं फिर हम रेस लगाएंगे। ये रेस है, अपनी अपनी रेस है, हर किसी ने अपने वक्त के साथ दौड़ना है। तो जब आप चले जाएंगे, आपने भी रुकना नहीं है, फिर आपने बेचना शुरू कर देना, आपके पीछे बहुत सारे लोग आते जाएंगे। ठीक है, तो ये तो बस ऐसे है कि जो पहले जो जा रहा है ना, वो यही समझे कि मैं अभी आ रहा हूँ, मेरे पीछे भी आने वाले हैं बहुत सारे। ये ना सोचेंगे मेरे से पहले बहुत सारे बैठे हैं। तो इसलिए अपने आप को मोटिवेशन यही दें कि मेरे पीछे भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मैं उनसे आगे ही हूँ। ठीक है, तो ये रेस ख़त्म नहीं होनी। ठीक है, अब आपने जो मुझे प्रोडक्ट सबमिट करनी है, अभी सर्च करेंगे, क्राइटेरिया मैं आपको दूंगा, उसके मुताबिक आप सर्च करेंगे, और जो भी आपने प्रोडक्ट सबमिट करनी है, अगर आपके क्राइटेरिया पे पूरी उतर रही है, आपकी तरफ से वो ओके है, तो आप मुझे सबमिट करेंगे। सबमिट करने से पहले आप लोगों ने अपना एक कंपेटिटर चूज़ करना है उसमें से। अब वो आप कैसे करेंगे, वो उसमें कोशिश आपने बस यही करनी है कि लिस्टिंग 6 मंथ से पुरानी हो, कम से कम 6 महीने पुरानी, बीएसआर उसका बेहतर हो, और उसके पास रिव्यूज़ कम हो। ये जो नंबर है ना रेवेन्यू वाला, ये अभी आपको मैंने कोई टारगेट दिया ही नहीं है, तो आप इनमें से कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी बजट की प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, मतलब मुझे बता सकते हैं कि मैं इसमें लॉन्च करूंगा, वो आपकी अपनी मर्जी होगी, लेकिन आप मुझे बजट बताएंगे। ठीक है, एक कॉलम है जिसमें आपने बजट पुट करना है,
आप अब बजट बताएंगे रेवेन्यू को देखते हुए। सपोज करें कि आपने कहा कि मैं जो है ना ये 8,000 जिसका है 8,000 यूएस डॉलर, ये इसका मंथली रेवेन्यू है, तो इसी को मैं बना रहा हूँ अपना कंपेटिटर, सपोज कर लें। ठीक है, हालांकि ये इसका बीएसआर अच्छा नहीं है। ठीक है, इसका बीएसआर 20,000 पे है, तो इसको हमें बनाना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं इसी को बना रहा हूँ 8,000 वाले को, तो इस केस में अब आप बजट बताएंगे मुझे, बजट कितना होना चाहिए। जो भी आपका मंथली रेवेन्यू है, ठीक है, जो मंथली रेवेन्यू है उसका 1.5 टाइम्स, ये जो फार्मूला है, ये आपके सामने जो फार्मूला है, इसमें 0.7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसको उधर जाके डिवाइड कर दें, तो रेवेन्यू को डिवाइड कर दें 0.7 से, आपके पास बजट आ जाएगा जिसको आपने लॉन्च करना है। तो कितना होगा जी? अच्छा जी, कैलकुलेटर में जाके हम चेक करते हैं। अच्छा जी, मैंने आपसे कहा कि हमारे पास वो बंदा है 8,000, कितना था रेवेन्यू उसका, चले हम सपोज करते हैं 8,000 ही है। ठीक है, अब उसके रेवेन्यू को आपने डिवाइड करना है 0.7 से, तो कितना बजट बना, 11,428। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे तो आप ऊपर वाले नंबर पे राउंड ऑफ करें, आप इसका बजट लिख दें 12,000 डॉलर। ठीक है, इसको 12,000 डॉलर लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है। 11,500 भी लिख सकते हैं, लेकिन 12 लिख दें तो वो राउंड ऑफ फिगर है, उसमें लिख दें। ठीक है, ये समझ आई बात। अगर आपके पास एक कंपेटिटर है जो कि जैसे हमने देखा था 72,000 वाला, सॉरी 7,200 वाला था, इसको अगर आप अपना कंपेटिटर चूज करें तो बजट क्या लिखेंगे, डिवाइड कर दें 0.7 से, तो तकरीबन 10,285 बन रहे हैं, इसको आप 11,000 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला बंदा इस तरह से, इस तरह आपने अपना बजट बताना है मुझे। ठीक है, अच्छा जब आप यूके की मार्केट में काम करेंगे तो क्या होगा, यूके में चूंकि करेंसी जो है वो पाउंड्स में है, तो आपको क्या करना है, आप सिंपल इसी तरह से चेक कर लेंगे कंपेटिटर का जो भी रेवेन्यू है वो पाउंड्स में होगा। ठीक है, तो सपोज करें कि उसका रेवेन्यू है 5,600, ये पाउंड्स में है, इसका पहले बजट निकाल लें, तो 0.7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, ये आपका बजट आ गया डॉलर में। अब डॉलर को कन्वर्ट कर दें पाउंड्स में, सॉरी ये पाउंड्स में है इस वक्त, क्योंकि हम यूके की मार्केट देख रहे हैं तो ये पाउंड्स में है, इसको कन्वर्ट कर दें यूएस डॉलर में। तो कैसे करेंगे, आप गूगल पे जाके उसे उससे पूछ लें, उससे पूछें, कहें पाउंड टू पी के आर, वैसे ये यूके पाउंड होना चाहिए। तो पाउंड हमारा कितना है जी, कितना था, डॉलर पाउंड थे 8,000। ठीक है, और पी में नहीं, हमें तो चाहिए किस में, यूएस डॉलर में। हाँ जी, तो हमारा 8,000 जो बजट था वो बन गया तकरीबन 11,000 पाउंड। ठीक है, जो 8,000 पाउंड्स में था वो 11,000 डॉलर में बन गया। तो आप जो मुझे बजट बताएंगे ना, चाहे आप यूके की हंटिंग करें चाहे आप यूएसए की हंटिंग करें, बजट आपका हमेशा डॉलर में ही होना चाहिए। ठीक है, डॉलर जो है वो एक स्टैंडर्ड करेंसी है, यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया में इसी में बिजनेस हो रहा है, तो आपने डॉलर्स में ही बजट बताना है। तो जब आप यूके में काम करेंगे तो यूके की करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करके मुझे देंगे। ठीक है, बाकी सारा काम कर लें, एंड पे जो वैल्यू आती है उसको कन्वर्ट कर लें। तो राउंड ऑफ करने से पहले आप इसको कन्वर्ट करें, बाद में डॉलर में आके राउंड ऑफ करें।
ठीक है ना, पहले राउंड ऑफ ना करें, पाउंड्स को डायरेक्ट डॉलर में कन्वर्ट करें फिर राउंड ऑफ कर लें इसको। तो 11,029 है, इसको आप 11,000 भी कंसीडर करते हैं, $29 की खैर है, ठीक है ना। अच्छा जी, प्रोडक्ट रिसर्च का क्राइटेरिया अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, जिस पे आपने अभी हंटिंग शुरू करनी है आज से। तो कुछ जो कल आपने देखे थे जंगल स्काउट में डिफरेंट कॉलम्स होते हैं, ये वही कॉलम्स हैं, कल भी मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया था, आज मैं आपको लिखा हुआ दे रहा हूँ पॉइंट्स बना के। हाँ जी, रेवेन्यू जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। कंसिस्टेंट का मतलब है कि तमाम लोग जो बैठे हुए हैं, या मोस्टली, तमाम ना सही तो ज़्यादातर लोगों के पास रेवेन्यू हो, ज़्यादातर लोगों के पास बिजनेस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक बंदा या दो बंदे ही मार्केट पे डोमिनेंट हैं, बाकी सब लोग सरवाइव कर रहे हैं बड़ी मुश्किल से, उनके पास बिजनेस नहीं आ रहा। तो ज़्यादातर लोगों के पास बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। इसको हम कहेंगे रेवेन्यू जो है वो कंसिस्टेंट है। दूसरी बात, सेलिंग प्राइस भी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। सेलिंग प्राइस में बहुत बड़े बड़े डिफरेंस नहीं होने चाहिए। बड़े डिफरेंस का मतलब वाकई ही बड़े डिफरेंस, ठीक है। 2, 4, 8, 10, $15 का डिफरेंस बड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये डिफरेंस आ सकते हैं अगर आपके पैक का डिफरेंस हो। डिफरेंट पैक्स बेच रहे होते हैं लोग, कोई 2 का पैक बेच रहा होगा, कोई 10 का पैक, कोई 20 का पैक, कोई 100 का पैक भी बेच सकता है। तो अगर पैक की वजह से प्राइस में डिफरेंस आ रहा है तो वो इनकंसिस्टेंसी में नहीं आएगा। अच्छा जी, मोस्ट ऑफ द सेलर्स शुड बी FBA टाइप। सेलर्स की टाइप हमने डिस्कस की थी, वो 3 थी, FBA, FBM और अमेजोन। तो ज़्यादातर आपके पास FBA होने चाहिए। FBM होंगे, अगर ज़्यादा FBM होंगे तो हम ऐसी प्रोडक्ट पे काम नहीं करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है रिव्यूज़ जो हैं आपके कम होने चाहिए, जितने कम हो उतना बेहतर है, लेकिन मैक्सिमम की जो लिमिट है वो है 500, 500 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। सॉरी, ये बात कंपेटिटर के लिए हो रही है कि जो आपका कंपेटिटर होगा। वैसे तो आपको अलाउ है 1000+ रिव्यूज़ हो सकते हैं 5 लोगों के, ठीक है। टॉप 10 में 5 लोगों के रिव्यूज़ हो सकते हैं 1000 से ऊपर हों। अब कितना ऊपर है इसकी कोई बात नहीं कर रहे हम, वो 2000 भी हो सकते हैं, वो 10,000 वाला भी हो सकता है, ठीक है। तो 1000+ वाली हमने एक ही ब्रैकेट में सारे डाले हैं। लेकिन जो आपका कंपेटिटर होगा उसमें, उसके रिव्यूज़ कम से कम 500 से नीचे होने चाहिए। तो जितने थोड़े होंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। इन टॉप 5 sellers there must be 2 persons with FBA type if rest are Amazon। टॉप 5 sellers में से अगर 3 अमेजोन हों तो बाकी 2 FBA होने चाहिए। अगर 4 अमेजोन हो जाते हैं, सिर्फ एक FBA वाला बचा, तो इसको हम कहेंगे ये अमेजोन की डोमिनेंसी है, यहाँ पे हम ऐसी प्रोडक्ट को छोड़ देंगे। इसी तरह जो ब्रांड्स वाला कॉलम है, वहाँ पर कम से कम 2 जगह हमें खाली मिलें जिस पे डिफरेंट ब्रांड्स हों। अगर 5 में से 3 पे एक ही ब्रांड बैठा हो तो ये इनकंसिस्टेंट, ये जो है डोमिनेंसी नहीं होगी। अगर एक ही ब्रांड 4 पोजीशन पे हो, 5 में से पहली 4 या कोई सी भी 4, ठीक है, 4 पोजीशन पे अगर एक ही ब्रांड आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये ब्रांड की डोमिनेंसी है, हम ऐसी प्रोडक्ट को छोड़ देंगे। उसके बाद रेटिंग जो है वो आपने चेक करनी है। रेटिंग स्टार्स रेटिंग होती है जो कि एवरेज होती है तमाम रेटिंग जो उसको मिली होती हैं उसकी। तो वो 4.3 मिनिमम रेटिंग होनी चाहिए, इससे ऊपर होनी चाहिए रेटिंग। लेकिन अगर सारे लोग 4.6, 7, 8 वाले हैं, एक बंदा 4 वाला है या 4.1 वाला है, तो ये जो है कंसीडरेबल है, इसको हम कंसीडर करेंगे, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन 4 से नीचे वाला कोई भी ना हो लिस्ट में, 4 से नीचे वाला एक भी बंदा आ गया तो हम उस प्रोडक्ट को वहीं छोड़ देंगे। मतलब 3.9 वाला एक भी बंदा हमें नज़र आ गया तो हम उसको छोड़ देंगे। अच्छा, उसके बाद है JS का अपॉर्चुनिटी स्कोर नज़र आता है जो कि टॉप राइट पे होता है, ठीक है। टॉप राइट पे होता है JS का अपॉर्चुनिटी स्कोर। यहाँ इस स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको नज़र आ रहा है 6, ये अपॉर्चुनिटी स्कोर है राइट साइड पे।
तो ये 6 है, ये आपके पास होना चाहिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, अभी मैं आपको प्रोडक्ट रिसर्च का जो क्राइटेरिया दे रहा हूँ बड़ा ही नरम है, मैं आपको इसमें सख्ती नहीं दे रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव नहीं है आपके लिए ये। अच्छा, एवरेज मंथली सेल्स भी हमें देखनी होती हैं, तो ये लिखी हुई है एवरेज मंथली सेल, जो कि जंगल स्काउट की टॉप लेफ्ट में नज़र आ रही हैं, ये 336। तो ये एक कॉलम में ये भी आपने फिल करना है। अभी मैं आपको फॉर्म भी दिखाता हूँ जिस पे आपने काम करना है। तो ये 336 नंबर है, ये जंगल स्काउट की एवरेज मंथली सेल्स हैं। ठीक है, ये भी आपने बतानी है। इसके बाद है वेट का कॉलम। वेट आपकी प्रोडक्ट का 500 ग्राम से कम होना चाहिए या 1 पाउंड से कम होना चाहिए। ठीक है, 1 पाउंड या 500 ग्राम की रेंज में ही होना चाहिए, इससे ऊपर ना जाएं। कोशिश करें कि इससे नीचे रहें। जितना थोड़ा वेट होगा उतना ही आपका फ़ायदा है। वेट थोड़ा होने का फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये है कि जब आप चाइना से स्टॉक उठाकर अमेज़ॉन यूएसए में भेजेंगे तो वो शिपमेंट की प्राइस जो रेट है वो कम पड़ेगा, आपको कम पैसे लगेंगे आपके। ठीक है, और इसका एक और फ़ायदा ये है, जब हमारी प्रोडक्ट शॉर्ट होती है, स्मॉल होती है, वेट कम होता है, सपोज़ कर लें कि 100 ग्राम से भी कम है, उस केस में हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम बाई एयर भी अपनी जो है स्टॉक को भिजवा सकते हैं जहाज़ के थ्रू, क्योंकि जहाज़ के रेट वैसे ज़्यादा होते हैं लेकिन वो जल्दी पहुंचा देता है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका स्टॉक जो है वो अमेज़ॉन में पहुंच जाता है और आप बेचने के काबिल होते हो। तो छोटी प्रोडक्ट होगी, कम उसका अगर वज़न होगा तो हमारे पास ये चांस होता है, ये पॉसिबिलिटी है। वैसे हम समंदर के रास्ते ही भेजेंगे, लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़े तो हम हमारे पास रास्ता होना चाहिए। तो ये सूरत उसी सूरत में होगा अगर प्रोडक्ट छोटी होगी। अगर बड़ी होगी तो वो बहुत ज़्यादा शिपिंग पड़ जाएगी, तो आप उसको जहाज़ से नहीं बेच सकते। अच्छा जी, हीलियम 10 में आपने क्या चीज़ें देखनी हैं? सर्च वॉल्यूम चेक करना है हर कीवर्ड का। वैसे अभी आपने सिर्फ मेन कीवर्ड निकालना है, तो मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम यूएसए में 10,000 होना चाहिए और यूके में 3,000 से 5,000 की रेंज में होना चाहिए। ठीक है, जो मेन कीवर्ड आप निकालेंगे उनके मिनिमम जो है ये नंबर्स हैं। इससे ऊपर चले जाएं कोई मसला नहीं है, इससे कम ना हो। लेकिन अब ज़रूरी भी नहीं है कि 10,000 से कम, अगर 9,000 वाला या 9,500 वाला आता है तो उसको आप इग्नोर कर दें। अगर बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, सिर्फ एक मेन कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम का इशू है, तो आप उसको कंसीडर करें। ठीक है, आप मुझे वो भेजेंगे। इसी तरह ये यूके के लिए भी है। दूसरी बात है कि कंपीटिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपकी 30,000 से कम होनी चाहिए या 30,000 तक होनी चाहिए। ठीक है, 30,000 भी नंबर सही है, 30,000 से कम हो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स के बाद आपने गिव अवेज भी चेक करने हैं। तो मैंने आप लोगों को इस बार गिव अवेज में रियायत दी हुई है। वैसे गिव अवेज होते हैं 500 मैक्सिमम, 500 से कम होने चाहिए मेन कीवर्ड पे, लेकिन इस बार आप लोगों को मैंने फ्री हैंड दिया हुआ कि आप इसको मतलब ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इतना भी ज़्यादा ना करें कि मेन कीवर्ड पे ही 2,000 गिव अवेज करने पड़ जाएं, ऐसा ना करें। तो 500 नहीं तो 600-700 तक आप जा सकते हैं। ठीक है, गिव अवेज अगर आपका हीलियम का सर्च वॉल्यूम जो कीवर्ड का अगर वो इंक्रीज करेगा तो आपके गिव अवेज डेफिनेटली इंक्रीज करेंगे। अब आपने प्रोडक्ट रिसर्च जो करनी है और मुझे चेक करवानी है, उसके लिए ये फॉर्म है जो आपने फिल करना है। तो ये फिल करने का तरीका देख लें। सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, अब आपने कोशिश ये करनी है कि जो आप नाम लिखें वो हर दफ़ा वही लिखें। ठीक है, आपने एक दिन नहीं ये करनी, आपने डेली बेसिस पे हर प्रोडक्ट के लिए पूरा फॉर्म फिल करना है। तो आप अपना नाम जो लिखेंगे वो सेम टू सेम होना चाहिए, ताकि अगर मैं आपको नाम से सर्च करना चाहूँ तो आप उस सर्च रिज़ल्ट में आ जाएं। ऐसा ना हो कि कभी आप स्पेस दे रहे हैं किसी जगह, कहीं कभी कभी नहीं दे रहे, कभी स्पेलिंग और कर रहे हैं, कभी और कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने नाम अपना सही लिखना है। दूसरे नंबर पे है कि आपने सेक्शन अपना बताना है कि आप बैच 3 के स्टूडेंट हैं। आप ना मॉर्निंग के हैं ना आप इवनिंग के हैं, आप बैच 3 के हैं। ठीक है, सब लोग यही लिखेंगे, बैच 3।
अच्छा, उसके बाद आपने मार्केट बतानी है, आप यूएसए में काम कर रहे हैं या आप यूके में काम कर रहे हैं। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी एक मार्केट चूज़ करेंगे, जिसके भी आप काम कर रहे हैं वही करेंगे ऑब्वियसली। अच्छा, इसके बाद मैंने अभी आपको बताया था कि आपने बजट भी बताना है, तो आप अपना कंपेटिटर ऑलरेडी चूज़ करके बैठे होंगे, आपने कंपेटिटर चूज़ कर लेना, तो आप उसका बजट अब बताएंगे आप, तो यहाँ बजट लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम है मेन कीवर्ड। अब आपने हीलियम से एक कीवर्ड निकाला, उसकी रेलिवेंसी आपने चेक की, उसके ऊपर सारी इवैल्यूएशन करके आपने फाइनलाइज किया कि ये प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है। अब आपने उसका मेन कीवर्ड जो है वो आपने यहाँ लिखना है। एवरेज मंथली सेल्स जंगल स्काउट की क्या थी, वो आपने यहाँ लिखनी है। फिर आपने लिखना है नंबर ऑफ सेलर्स, कितने हैं टॉप 10 में जिनके रिव्यूज़ 1000 से ज़्यादा हैं। ठीक है, टॉप 10 को कंसीडर करें, अगर 11वें या 12वें नंबर पे भी कोई बंदा हो उसको भी काउंट करना आपने। ठीक है, टॉप 10 या जो पूरा पेज है फर्स्ट पेज, दोनों को ही आपने कंसीडर करना है। तो जितने लोग होंगे 1000 प्लस रिव्यूज़ के साथ उनको आपने काउंट कर लेना, वो यहाँ लिख देना है। इसमें अगर कोई बंदा रिपीट हो रहा होगा, किसी की लिस्ट जो रिव्यूज़ 2 दफ़ा आ रहे हैं, सेम नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ अगर 2 दफ़ा आ रहे हैं, तो उसको पीछे देख रहे हैं ब्रांड नेम भी अगर सेम है, तो इसका मतलब है वो लिस्टिंग 2 डुप्लीकेट है, 2 दफ़ा नज़र आ रही है। वो किस वजह से नज़र आ रही है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप यहाँ पर जब काउंटिंग कर रहे होंगे तो उसको आप एक ही दफ़ा गिनेंगे। ठीक है, वो एक ही लिस्ट है। उसके बाद हीलियम 10 का सर्च वॉल्यूम मेन कीवर्ड का बताएंगे आप। ठीक है, मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम क्या है वो बताएंगे, गिव अवेज कितने हैं वो बताएंगे, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कितनी हैं वो बताएंगे। ठीक है, और इसके बाद सीजनैलिटी भी चेक करनी होती है हमने, तो सीजनैलिटी का कॉलम जो है ये भी फिल करना आपने, सीजनल वो प्रोडक्ट सीजनल है या टिपिकल है, ये भी आपने बताना है। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में बात करते हैं, सीजनल और टिपिकल वाला जो केस है ये हमारा रह गया है, इसको भी हम देख लेते हैं।